Today we are going to study about topic 5, that is criminal process briefly and adversarial versus inquisitorial system। आज हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें क्रिमिनल प्रोसेस बिल्कुल ब्रीफली होगा और इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम वर्सेस इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या है ये। एडवर्सेरियल सिस्टम और एक्यूजिटोरियल सिस्टम वन ऑफ द सेम थिंग एंड सेकंड इज इंक्विजिटोरियल। देखिए जो हमारे यहाँ पर सिस्टम जो कोड में फॉलो होता है, यहाँ पर कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी बोला जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये एडवर्सेरियल सिस्टम पर बेस्ड है। इज एडवर्सेरियल सिस्टम बेस्ड ऑन एक्यूजिटोरियल मेथड। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको जैसे पहले भी बताया है, यहाँ पर दो पार्टी होती है, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करता है डिफेंस काउंसिल, एक्यूज्ड का वकील। तो इस सिस्टम में क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य को रिप्रेजेंट करता है और डिफेंडेंट पे, एक्यूज्ड पर्सन पे इल्जाम लगाता है। अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट टर्म है ये टेक्निकली सिविल लॉ में आती है, लेकिन कई जगह आपको क्रिमिनल लॉ में भी डिफेंडेंट टर्म दिखेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेक्निकली यहाँ पर डिफेंस काउंसिल ही होता है, तो कहीं भी ये टर्म आए तो आपको ये चीज याद रखनी है। दिस इज अ टेक्निकल टर्म फॉर सिविल प्रोसेस। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्यूज्ड पर्सन को उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और फिर उस इल्जाम को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करते हैं। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है कि कोर्ट के मन में, कोर्ट के जुडिशियल माइंड में कोई भी ये अंदेशा ना रह जाए कि एक्यूज्ड ने क्राइम नहीं किया होगा। हर तरीके से हर तरीके से ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि एक्यूज्ड ने ही ऑफेंस किया है। सिस्टम फॉलो किए जाते हैं जो आपको बताया, एडवर्सेरियल और दूसरा क्या होता है, इंक्विजिटोरियल। ये दो सिस्टम फॉलो होते हैं, ठीक है। एडवर्सेरियल सिस्टम कहाँ होता है फॉलो, कॉमन लॉ कंट्रीज में। कॉमन लॉ कंट्रीज में। और ये कहाँ होता है, जहां पर सिविल लॉ फॉलो किया जाता है। जैसे इटली है, फ्रांस है, फॉर एग्जाम्पल इटली, फ्रांस एंड अदर्स कॉमन लॉ कंट्रीज, जैसे इंडिया है, यूके है। तो अब इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इन दोनों सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है। बोथ सिस्टम सर्च फॉर ट्रूथ बट प्रोसेस इज डिफरेंट। बोथ सिस्टम सर्च फॉर ट्रूथ बट प्रोसेस इज डिफरेंट। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को समझने के लिए है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने ऐसा कहा है, उन्होंने इस तरीके की अपनी एडवाइस भी रखी है कि कुछ प्रोविजंस सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज के हमें फॉलो करने चाहिए, ताकि जो डिले होता है और जो केसेस हमारे लेंदी चलते हैं उनको शॉर्ट किया जा सके, ज्यादा लेंदी केसेस ना चले, स्पीडी डिस्पोजल हो। इसके लिए कुछ प्रोविजंस हमें सिविल लॉ जो कंट्रीज फॉलो करता है उनके मानने चाहिए। लेकिन अभी वो एक एडवाइस ही है, उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव कोई चीज आई नहीं है। अब आप आइए, दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की डिस्कवरी कॉमन लॉ कंट्रीज में, जहां एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है, वहां पर कौन करता है, इंडिपेंडेंट एजेंसी, दैट इज पुलिस। जब आप ट्रायल पढ़ेंगे और वहां आप देखेंगे कि ऑफेंस कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल होते हैं और उसमें एफआईआर होती है, कंप्लेंट जाती है मजिस्ट्रेट के पास। जब एफआईआर होती है जिसमें वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कंप्लेंट जाती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी करता है और वो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है।
तो हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि पुलिस है और वो फैक्ट्स को डिस्कवर करती है। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में क्या होता है, जज डिस्कवर फैक्ट्स एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट एजेंसी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, जो मैंने आपको यहां पर भी बताया था। ठीक है, तो हमारे यहां पर अब किस तरीके से सिस्टम चलता है, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, केस प्रेजेंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कोर्ट उसको सुनेगी। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में जहां पर इंक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो होता है वहां पर जज करते हैं फैक्ट्स की डिस्कवरी, उन्हीं की सुपरविजन में पूरा ट्रायल चलता है। फिर है डिस्कवरी ऑफ एविडेंसेस। डिस्कवरी ऑफ एविडेंसेस, स्टेट एंड डिफेंडेंट एक्यूज्ड पर्सन, या इसको बोलिए आप डिफेंस काउंसिल, गैदर एविडेंस टू प्रेजेंट दियर रेस्पेक्टिव केस। राज्य अपने सबूत इकट्ठे करेगा टू प्रूव द केस। ठीक है, और ये जो डिफेंस है, एक्यूज्ड पर्सन है, ये अपने केस, अपने एविडेंसेस गैदर करेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में क्या होता है, जज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैदरिंग ऑफ एविडेंस। जैसा कि अभी मैंने बताया, जज के सुपरविजन में ही वहां पर पूरा ट्रायल होता है। हमारे यहाँ पर जज सिर्फ रेफरी के तरीके से काम करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, इंफॉर्मेशन ऑफेंस की कोई भी दे सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट प्रेजेंट कर रहा है और दूसरी तरफ डिफेंस है, लेकिन वहां पर जज करता है सारा ये काम। देन रोल ऑफ जजेस, जजेस एक्ट एज रेफरी एंड प्ले पैसिव रोल। हमारे यहाँ पर जज रेफरी के तरीके से काम करता है, जज बैठ जाता है, ठीक है, और दोनों पार्टी को मौका दिया जाता है कि भाई बारी बारी अपनी अपनी बात कहो। फिर उन दोनों की बात सुनने के बाद जज अपना डिसीजन देता है। वो कभी भी पार्टीज में या केस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो कभी किसी को एडवाइज नहीं करता कि आप इस प्रोविजन को यूज ना करें, आप इस प्रोविजन को यूज करें, या आप इस तरीके से अपना केस प्रेजेंट करें। जज कभी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में जज प्ले एक्टिव रोल एंड पार्टिसिपेट इन द केस, बट दे रिमेन फेयर। ऑब्वियसली फेयरनेस इज देयर, यहां पर वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चनिंग। हमारे यहां पर सिस्टम में, एडवर्सेरियल सिस्टम में, जजेस आस्क फेवर क्वेश्चंस। बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सेक्शन 313 में बोल रखा है पूछने के लिए, तो वहां पूछेंगे, या बहुत ही लिमिटेड इंस्टेंसेस हैं। जबकि सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में जजेस आस्क क्वेश्चंस एक्सटेंसिवली टू विटनेस इंक्लूडिंग रेस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट। यहां पर जजेस एट लेंथ क्वेश्चनिंग करते हैं। मेनली इनका जजमेंट जो बेस होता है वो इस क्वेश्चनिंग पे ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जज बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों तरफ के जो वकील होते हैं वही केस को प्रेजेंट करते हैं, वही क्वेश्चनिंग करते हैं। अब देखिए आगे, रोल ऑफ लॉयर्स। हमारे यहाँ पर लॉयर्स प्ले एक्टिव रोल। देखो, इन आवर सिस्टम, दिस एडवर्सेरियल सिस्टम, इस सिस्टम में जितना अच्छा वकील होगा उतना बढ़िया केस जाएगा, ये कहावत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें वकील के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर वकील ने सबूत नहीं दिए तो जज जजमेंट उसके फेवर में नहीं दे सकता, भले ही जज को पता है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पर लॉयर्स प्ले पैसिव रोल। लॉयर भी पैसिव रोल प्ले करते हैं, वो बस पाथ ऑफ इंक्वायरी बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो जजेस करते हैं, इनका पैनल बैठता है वही क्वेश्चनिंग करता है। लॉयर्स तो पैसिव रोल प्ले करते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन के बाद इनका रोल सेकेंडरी ही होता है। कोर ऑफ सिस्टम। कोर ऑफ सिस्टम, कोर क्या है? ओपन कंपटीशन बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। ओपन कंपटीशन, दोनों पार्टी वही अपने अपने सबूत लाओ, आप दोनों की बात सुनी जाएगी और सुनने के बाद डिसीजन दिया जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है, एम्पायर खड़ा है, मैच चल रहा है, वो कभी भी
कैप्टन को ये नहीं कहता कि आप एक्स बॉलर की जगह वाई बॉलर से बॉलिंग करवाओ। वो कभी भी कैप्टन को ये नहीं कहता कि आप फील्डिंग ऐसे सेट करो। वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो बस देखता रहता है। वो बॉल कर रहा है, उसने अपील की, आउट है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। हमारे यहाँ भी जज रेफरी के तरीके से बैठता है, दोनों पार्टी को सुनता है। ओपन कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। ऑन द अदर हैंड एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एविडेंसेस। क्यों? यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो जज के सुपरविजन में ही हो रही है ना, डिसीजन भी उनको ही देना है। प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूज्ड, प्रिजम्पशन एज टू एक्यूज्ड। हमारे यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को फॉलो किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि अक्यूज्ड टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until guilt is proved। धारणा यह है कि accused is presumed to be innocent until guilt is proved। उसको हम ये मानेंगे कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष है जब तक कि उसके गिल्ट को प्रूव नहीं किया जा सकता। इसको आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के साथ अगर समझना चाहें तो बहुत क्लैरिटी होगी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्या मतलब है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का भी यही मतलब है, कोई भी रेशा ना रह जाए, कोई भी रेशा ना रह जाए जिसके माध्यम से ये लगे कि नहीं, डिफेंस ने, एक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया होगा। तो कोई भी शक का रेशा भी नहीं रहना चाहिए, तो ही एक्यूज्ड को सजा होगी। ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पर एक्विटल रेट अच्छा है, उसके लिए ये भी कहा जाता है कि हमारे प्रिजम्पशन फॉर इनोसेंस और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी लचीली है, उस वजह से लोग बच जाते हैं। हाउएवर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में नो सच प्रिजम्पशन इज फॉलोड। वहां ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है, वहां एक्यूज्ड के राइट्स भी कम है, लिमिटेड है। यूज ऑफ प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है अर्लियर जजमेंट, अर्लियर जजमेंट ऑफ कोर्ट। जो हायर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, पूरे इंडिया पे लगेगी, हाई कोर्ट की है उस राज्य में लगेगी। तो जो प्रेसिडेंट क्रिएट हो चुके हैं उनको माना जाता है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट इज द सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में लिटिल यूज ऑफ प्रेसिडेंट, लिटिल यूज ऑफ प्रेसिडेंट। हाउएवर कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय दिस प्रेसिडेंट। ये बाउंड नहीं होते, लेकिन फिर भी कन्विंस होते हैं। नेक्स्ट इज विटनेसेस। देखो यहाँ पर जो एडवर्सेरियल सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया कि जो पार्टीज होती हैं वो अपना केस प्रेजेंट करती है, राज्य अपने सबूत ढूंढ के लाएगा, डिफेंस एक्यूज्ड पर्सन वो खुद सबूत ढूंढेगा अपने बचाव के लिए। तो पार्टीज ही डिसाइड करती है व्हाट विटनेसेस आर टू बी कॉल्ड एंड व्हाट नॉट। किन विटनेसेस को बुलाना है या किन को नहीं बुलाना, ये पार्टी डिसाइड करती है। जज कभी भी नहीं कहता कि आप इस विटनेस को बुलाओ या उस विटनेस को बुलाओ, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रायल जज डिटरमाइन करता है कि कौन से विटनेसेस आएंगे और कौन से विटनेसेस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं की देखरेख में होती है। ये इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस है। तो हमने अभी एडवर्सरियल और इंक्विजिटोरियल सिस्टम का डिफरेंस देखा। अब हम आगे चलते हैं। द क्रिमिनल प्रोसेस इज टू वे एंड रन अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ ऑफेंस कमिटेड। देखिए क्रिमिनल प्रोसेस किस तरीके से चलता है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन है। वहां पर ऑफेंस की कैटेगरी बनाई गई है, एक है कॉग्निजिबल केस और दूसरे हैं नॉन कॉग्निजिबल केस। तो इन केसेस के हिसाब से ही प्रोसेस भी डिफाइंड है कि कॉग्निजिबल केस में क्या प्रोसेस होगा और नॉन कॉग्निजिबल केस में क्या प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस आपको ट्रायल तक लेकर जाता है और उसके बाद फिर ट्रायल के प्रोविजन शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये ऑफेंस कमिट होने के बाद, व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड ईदर कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, देन व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड एंड हाउ गिल्टी इज बीइंग ब्रॉट टू बुक। देखिए ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीरीज में चलेगा। कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में क्या होगा और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कॉग्निजिबल।
कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है और जो मीनिंग है वो हम आगे अभी करेंगे, उससे पहले आपको ये प्रोसेस समझना है। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं विच आर ग्रेव एंड ऑफ सीरियस नेचर, ग्रेव एंड ऑफ सीरियस नेचर, अभी आप इस तरीके से समझे इसको। और नॉन कॉग्निजिबल जो ऑफेंस होते हैं वो लेस ग्रेव एंड लेस सीरियस। तो आप देखिए, अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो वहां पर FIR होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR लॉज होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज होगी। कहां पर होगी? पुलिस स्टेशन में। कहां पर होगी? पुलिस स्टेशन में। और जब FIR लॉज हो जाएगी तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही FIR लॉज होगी, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कॉग्निजिबल ऑफेंस में FIR लॉज होगी, जैसे ही FIR लॉज होगी वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये सर्च भी करेंगे, सीजर भी करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, डॉक्यूमेंट्स को ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए किसी घर में, किसी बिल्डिंग में भी एंटर करेंगे, लोगों से भी पूछताछ करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो सबूत मिलेंगे या सबूत नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन की ही इसीलिए जाती है ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सके, क्योंकि जब तक सबूत इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप किस तरीके से एक्यूज्ड के ऊपर केस चलाएंगे। अभी हमने इंक्विजिटोरियल मेथड में देखा कि हमारे यहाँ पर पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद वो मैटर फिर कोर्ट में ट्राई होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर डज नॉट फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट एक्यूज्ड, अगर उनको एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो क्लोज द रिपोर्ट हो जाएगी। तो क्लोज द रिपोर्ट, फाइल बंद कि भाई सबूत नहीं मिले। लेकिन अगर उनको एविडेंसेस मिलते हैं तो देखिए आने वाले स्टेप्स में क्या प्रोसेस होगा। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एविडेंसेस मिलते हैं तो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, चालान भी कहते हैं, चार्जशीट भी कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। इन सब शब्दों का एक ही मतलब होता है। तो अगर सबूत है तो मैजिस्ट्रेट को कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये फाइनल रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट होती है और ये एक्यूज्ड पर्सन को भी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि एक्यूज्ड पर्सन को पता रहे कि क्या क्या वो सबूत है जो इनके खिलाफ इकट्ठा हो चुके हैं। और इसके बाद मैजिस्ट्रेट एनालाइज करता है पुलिस रिपोर्ट को बाय अलाउइंग पार्टीज टू आर्ग्यू ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। देखो, जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई कि एविडेंसेस हैं, उसके बाद अब मुकदमा कोर्ट में आ गया मैजिस्ट्रेट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी शुरू होगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर दी, अब मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी शुरू होगी और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये देखेंगे कि क्या चार्जेस फ्रेम होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। दोनों पार्टीज, क्रिमिनल लॉ में मैंने आपको बताया प्रोसिक्यूशन और डिफेंस होता है, प्रोसिक्यूशन भी होगा, डिफेंस भी होगा। तो वहां पर वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और सारी पुलिस रिपोर्ट, सारे सबूत मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं और उन सब चीज़ों पे डिसाइड करने के बाद वो देखते हैं कि चार्जेस फ्रेम करने हैं या नहीं करने हैं, चार्जेस फ्रेम करने हैं या नहीं करने हैं। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो ट्रायल शुरू हो जाता है और अगर चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है केस चलाने के लिए, तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। वंस चार्जेस आर फ्रेम्ड, ट्रायल बिगिंस। वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है तो उसकी कंप्लेंट होगी बजाय के FIR के, उसकी होती है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट को, ये कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट को। और कंप्लेंट रिसीव होने के बाद मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस अगर कोई है उन सबका एग्जामिनेशन करता है, उन सबको एग्जामाइन करता है, इंस्पेक्शन करता है। तो कंप्लेनेंट के सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट सबको देख के, एग्जामिन करके अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सब्सटेंस नहीं है, देयर इज नो सब्सटेंस,
ही वुड डिसमिस द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। लेकिन अगर उन्हें लगेंगे कि नहीं सब्सटेंस है, सच्चाई है कंप्लेंट में, तो ही वुड कॉल दी अदर पार्टी, ही वुड कॉल दी अदर पार्टी। उसके बाद देखिए आने वाले स्टेप्स में क्या होता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस को वो लिखेगा, लिखित में करेगा उसको, और इट वुड बी साइंड बाय कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस इफ एनी। फिर जो भी ये सब्सटेंस और डिटेल है कंप्लेंट की, ये एक्यूज्ड को भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस स्टेप के बाद फिर अब मैजिस्ट्रेट दोनों पार्टी को सुनता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर दोनों पार्टी को सुनता है, डिफेंस को भी एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड और डिफेंस तो एक ही चीज होगी, डिफेंस को भी और कंप्लेनेंट को भी। दोनों को सुनने के बाद अगर लगता है कि केस नहीं बनता तो चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाएंगे और एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये लगता है कि नहीं चार्जेस बनते हैं और चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं तो ट्रायल बिगिंस, ट्रायल शुरू हो जाएगा।